हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात होने वाली है फ्यूल के अंदर एक और बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट की। लास्ट लेक्चर में हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर को देखा था, जहां पर हम सॉलिड या फिर लिक्विड जो फ्यूल होता है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा था। और आज हम बात करने वाले कि अगर मेरे पास लिक्विड या गैस, अगर मेरे पास फ्यूल हो और उसका अगर मुझे कैलोरीफिक वैल्यू निकालना हो तो क्या मेथड होने वाले हैं, क्या डायग्राम होगा, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, क्या वर्किंग होने वाली, क्या कंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो सब हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक होने वाला है बॉयज गैस कैलोरीमीटर। बिल्कुल सही। तो यहां पर आप टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक है हमारे लिए बॉयज गैस कैलोरीमीटर। क्या है भाई ये एग्जैक्टली तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किसके लिए एप्लीकेबल है। कंसेप्ट पहले समझेंगे, ये एप्लीकेबल किसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो बॉयज गैस कैलोरीमीटर है, ये जनरली मेजर किसकी कैलोरीफिक वैल्यू करता है, किसकी करेगा ये। तो आंसर है ये लिक्विड जो फ्यूल होते हैं उनकी करेगा या फिर गैस की करेगा। लिक्विड भी कैसा होना चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए ज्यादातर वोलाटाइल लिक्विड। सर वोलाटाइल लिक्विड मतलब क्या होता है? वोलाटाइल लिक्विड का मतलब कि जो आसानी से गैस बन जाए, विच कन्वर्ट्स इजिली इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है, इजिली कन्वर्ट इनटू गैस, इजिली कन्वर्ट्स इनटू गैस। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि भाई अगर मेरे पास जो बॉयज गैस कैलोरीमीटर का अगर मैं सेटअप लेता हूं तो वहां पर जो फ्यूल लूंगा वो मैं लेने वाला हूं एक्चुअल में या तो गैस होगा या तो लिक्विड हो सकता है। अब इसका जो सेटअप है इसमें भी हम दो थर्मामीटर डालते हैं। थोड़ा सेटअप थोड़ा सा अलग होने वाला है यहाँ पर। तो एक अंदाजा ले लेते हैं कि भाई सेटअप कैसा दिखेगा रफली रफली, आगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सेटअप और प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रिंसिपल है इसका वो बोल रहा है कि भाई मैं वर्क करने वाला हूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट। इस प्रिंसिपल पे ये काम करेगा कि भाई कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ और कितना हीट लॉस्ट हो गया, इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या करेगा, वर्क करने वाला है। तो सेटअप कुछ ऐसा होने वाला है। सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सेटअप रहेगा। थोड़ा सा देख लो, अंदाजा लगा लो। यहां पर हमने एक बंसन बर्नर लेंगे, यहां पर उसको मेजर करने के लिए हमने एक मीटर लगा देंगे इस तरह से, जो मेजर करेगा कि कितना फ्यूल पास हो रहा है। यहाँ पर हम वो फ्यूल जो आने वाला है वो ले लेंगे। फिर इसके अराउंड में हम क्या करेंगे, कॉइलिंग कर देंगे कॉपर के। और इसके अराउंड में फिर अगेन एक बड़ी कॉइलिंग होती है जो एक दूसरे से टच रहते हैं। समझो आप इस तरह से ले लो कि इसके यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये ऐसा दिखा रहा हूँ बट डायग्राम में एक्चुअल में ऐसा नहीं रहेगा, आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, और फिर ये जो बड़ी कॉइलिंग है यहाँ से एक वाटर का कनेक्शन दे देंगे कि भाई यहाँ से वाटर सप्लाई करने वाले हैं। ये इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। और ये छोटी कॉइलिंग जो रहेगी बच्चा, वहां से भी हमने क्या किया, एक अंदर थर्मामीटर लगा देंगे। यहाँ पर भी एक थर्मामीटर लगाएंगे जो इनिशियल टेम्परेचर मेजर करेगा वाटर का, और ये फाइनल टेम्परेचर मेजर करेगा आफ्टर गर्म होने के बाद। फिर यहाँ से जो अदर गैसेस होंगे वो हम यहाँ पर निकालेंगे, और यहाँ पे जो लिक्विड जो हमारा गैस बनेगा उसको भी हम बाहर निकालेंगे। कंडेंस होने के बाद क्या होगा, तो इस तरह से एक बेसिक सेटअप आप यहाँ पे समझ के रखो। ये ऐसा सेटअप होने वाला है। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत भारी करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो डायग्राम में ही आप फंस जाओगे। क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। चाहे वो बॉम्ब कैलोरीमीटर हो, चाहे वो बॉयज गैस कैलोरीमीटर हो, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर का। ये पैटर्न समझ में आ गया, आंसर क्या होगा आगे समझा रहा हूं मैं। लेकिन उससे पहले भाई क्या है ये टॉपिक, तो बॉयज गैस कैलोरीमीटर। तो ये किसके लिए काम आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, द apparatus वाज डिजाइन्ड बाय सर सी बॉयज। इनके थ्रू डिजाइन किया गया था फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी, गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल की। चलेगा, और वो भी कैसे लिक्विड फ्यूल जो आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए फिर वेपराइज हो जाए, ऐसे लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब हम डायग्राम की बात करते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है एक्चुअल में वो डायग्राम जो है कि कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो सर, आपका डायग्राम मैच कर रहा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। जैसे ये बीकर हो गया, ये बीकर हो गया। यहाँ पर देखो ये कॉलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि प्रिंसिपल है हीट एब्जॉर्ब
इक्वल टू हीट लॉस्ट। हम ये मान रहे हैं कि कोई हीट बेसिकली जो है बच्चा जितनी एब्जॉर्ब हुई उतना ही बाहर जा रहा है, जितना अंदर यूज हुआ उतना ही बाहर जा रहा है। आप ये समझ लो इनपुट इक्वल टू आउटपुट वाला हिसाब किताब है। कोई हीट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट बाहर मतलब लॉस्ट नहीं हो रहा है। इनपुट इक्वल टू आउटपुट वाला हिसाब किताब अगर उसको फॉलो किया जाए तो अब हम उसी मेथड को फॉलो करके हम कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस का। अब इस डायग्राम को जरा ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इस डायग्राम के बेसिस पर ही आप इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझेंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्शन को जरा समझ लो कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये एक इंसुलेटेड चैम्बर लगा हुआ है, कंटेनर बोल सकते हैं, जिससे कि आपका जो हीट अमाउंट है वो या पानी का जो तापमान होगा बच्चा वो बाहर ना जाने पाए। ऐसा नहीं कि भाई पानी ठंडा होना स्टार्ट हो गया। अगर आप एक इंसुलेटर यूज करते हो तो अल्टीमेटली पानी गर्म है तो गर्म ही रहेगा। जैसे कि आप थर्मस में देखते हो कि थर्मस के अंदर भी क्या होता है, इनसाइड एक इंसुलेटर लगा होता है जिससे कि पानी अगर गर्म है तो लंबे समय तक गर्म ही रहता है। तो वही वाला हिसाब किताब है कि यहाँ पर आपने क्या किया, एक इंसुलेटर कंटेनर ले लिया, पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया है आपने इसके अंदर, तो यहां पर देखो जो कॉइलिंग की मैं बात कर रहा था, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको जरा ध्यान से देखना, यहां से मैं पानी डालने वाला हूं और ये पानी का इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसको थर्मामीटर T1 से मेजर किया जाएगा। तो ये थर्मामीटर T1 है, जहां से मैं पानी यहां पर डालूंगा तो पानी इस तरह से जाएगा। और ये जो दिख रहा है बच्चा आपको, ये बड़े चेंबर से, ये बड़ा चेंबर है, इसको चिमनी बोलते हैं जनरली। ये जो पूरा दिख रहा है ना ये चिमनी है, ये चिमनी दिख रहा है, इसको चिमनी बोलते हैं। चलेगा, तो ये बड़े चिमनी में क्या होगा बच्चा, पानी भर रहा है बेसिकली। तो पानी यहां से आएगा, ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं, पानी जा रहा है यहाँ पर। तो हमने T1 और T2 क्या है, थर्मामीटर जो कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मेजर करने वाला, और यहाँ से पास होगा। अब यहाँ पर जरा देखना कि ये हो कैसे रहा है, तो जरा डायग्राम को समझने की कोशिश करना। ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट जिसको मैं इस समय हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो है ना कॉइलिंग है। किसकी कॉइलिंग, जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है सर, आउटर कॉपर कॉइल है। मतलब ये बाहर वाला जो चिमनी है उसके ऊपर कॉपर की कॉलिंग की गई। किसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बाहर वाले की बात कर रहा हूं। देखो ये बाहर वाला दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है जो मैंने ऐसे किया हुआ है, ये एक्चुअल में यही है जो ऐसे और ऐसे दिख रहा है ना आपको। यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये जो ऐसे और ये जो ऐसे दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये अंदर अंदर ऐसा घुमा होगा। आप समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा घुमा होगा, समझ रहे हैं सबको, सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाना तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम दिया है ये एक्चुअल में आपको पूरा एक्चुअली 3D पैटर्न में नहीं दिया है, ये 2D पैटर्न में दिया है, जिससे कि आपको समझना है कि भाई ठीक है ये अंदर अंदर वाला पार्ट छुप गया है। फिर उसके बाद इंटरनली ये आपस में कनेक्ट भी है, यही 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 वाला जो कॉइल है नीचे से घुमा हुआ है फिर से, और ये फिर ऐसे से घुमा है, देखो इस तरह से, इस तरह से, बोलो समझ में आया? और ये जो कनेक्ट है बच्चा बेसिकली नए थर्मामीटर से जैसे T2 से कनेक्ट है। मतलब कि ठंडा पानी मुझे यहां पर T1 में मिलेगा और गर्म पानी मुझे T2 में मिलेगा। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट? और अगर मैंने T2 - T1 कर दिया तो मुझे डिफरेंस इन टेम्परेचर मिल जाएगा। पिक्चर क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? अब ये जो है ये एक मीटर है जो हमें बताएगा कि भाई कितना फ्यूल हमने यूज किया है, जैसे कि 3 लीटर 4 लीटर कितना फ्यूल आपने यूज किया है वो यहां से करेगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कोई गैसियस या फिर लिक्विड फ्यूल को हम क्या करेंगे बच्चा, सप्लाई करने वाले हैं। तो ये वो मीटर का काम करेगा। तो कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से काफी हद तक चीजें समझ में आ गए होंगे कि कंस्ट्रक्शन में क्या होने वाला है। कंस्ट्रक्शन में आपको T1 है, T2 है, कॉपर का कॉइलिंग आउटर और इनर दोनों, ये इनर कॉइल अंदर वाला है और आउटर कॉइल ये बाहर वाला है, चलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा है। और साथ में जो भी लिक्विड, अगर इन केस अगर आपका जो पानी अगर वो वेपर बन जा रहा है और वेपर बन के फिर वापस से कंडेंस होना चाहता है, तो कंडेंस वाला पार्ट जो है कि यहां से आपका कंडेंसेशन स्टीम जो होगा बच्चा यहां पर ले रहे हैं, और पानी के साथ में जो अदर गैसेस होंगे वो एग्जॉस्ट होकर बच्चा इस रबर ट्यूब से होते हुए क्या होंगे बच्चा यहां पर आके कलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिक क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या कंस्ट्रक्शन हर एक बच्चे को समझ में आ गया? डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम एकदम अच्छे से सेट कर लो माइंड में, एक दो बार बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। अब जरा कंस्ट्रक्शन देख ही लेते हैं हम लोग कि भाई कैसे करते हैं, ठीक है। वर्ड टू वर्ड याद करना ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप इंजीनियरिंग के लेक्चर को देख रहे हो, इंजीनियरिंग में पहुंच चुके हैं आप लोग, तो ऐसा नहीं कि एकदम वर्ड टू वर्ड हमको 12th के जैसा या 11th के जैसा या 10th के जैसा सर जो सर ने लिखा दिया वो पत्थर की लकीर वही लिखना है, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन समझ गए हो, अपने लैंग्वेज में भी आप फ्रेम करके लिख सकते हो। ये सब आंसर जो है कि जनरली 4 मार्क 5 मार्क 7 मार्क तक पूछे जाते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन जो है कि बच्चा उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का वो मार्क्स आपको दे रहे हैं। अगर ये 2-3 मार्क का है तो चल जाता है, थोड़ा बहुत आपने किया, बट अगर 5-6 मार्क का है तो एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन में जो जो पॉइंटर्स दिए गए हैं सारे पॉइंटर्स कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि आंसर का बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंस तब होता है जब मार्क्स आप देखते हो कि अरे यार ये तो 4 मार्क का है 5 मार्क का है, तो वहां से आप जो है कि अपने आंसर को फ्रेम करना शुरू करते हो कि यार 5 मार्क का है तो मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना होगा, प्रिंसिपल बताना होगा, डायग्राम बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वर्किंग पूरा बताना होगा एंड में कि भाई कैसे हम कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहे हैं। मतलब जो एल की वैल्यू आने वाली है या जो फाइनल जो वैल्यू आएगी आपके कैलोरीफिक वैल्यू LCV जो आने वाला है या NCV जो आने वाला है वो एंड तक आप निकालेंगे। तो वहां तक आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। चलिए
देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या बोले। तो पहला एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सुटेबल गैस बर्नर, जो कि आपने देखा कि यस ये इस गैस बर्नर की बात कर रहा है बेसिकली। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर गैस बर्नर है, समझो ये इस तरह से बोल रहा है, ठीक है। तो ये गैस बर्नर है जिसके अराउंड में आप देखेंगे तो यार आपको एक नोन वॉल्यूम ऑफ गैस एट नोन प्रेशर कैन बी बर्न यूनिफॉर्म रेट एट 3 to 4 लीटर पर मिनट। सर ये कैसे पता चलेगा 3 से 4 लीटर जा रहा है हर मिनट में? क्योंकि ये मीटर आपने कनेक्ट किया, देखो यहाँ पर ये मीटर कनेक्ट किया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना गैस आ रहा है ये मीटर बताता रहेगा कि भाई अब तक 1 मिनट में 4 लीटर गैस जा चुकी है, जल चुकी है या जल रही है या पहुंच चुकी है, ठीक है। जैसे घरों में गैस कनेक्शन जो होता है, तो गैस कनेक्शन जिनका पाइप का कनेक्शन होगा, बिल्डिंगों में जो होता है बच्चा पाइप का कनेक्शन होता है, बट पाइप का कनेक्शन आपके चूल्हे तक, मतलब आपके बर्नर तक पहुंचने के पहले बीच में एक क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है, जहां पर बाहर से लोग आते हैं और बाहर से जो गैस के जो लोग होते हैं वो आके मीटर का रीडिंग लेकर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। या आपको बोलते हैं कि आप मीटर का रीडिंग अपलोड कर दो उनके वेबसाइट पर, ऐसा कुछ होता है। तो जनरली मीटर क्या बताता है, मीटर बता रहा है कि भाई कितना गैस आप यूज कर रहे हो। वैसे यहां पर होने वाला ये मीटर क्या बताएगा, कितना गैस या कितना फ्यूल एक्चुअल में यूज हो रहा है। तो पहला पॉइंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सुटेबल गैस बर्नर। एक सुटेबल गैस बर्नर कंसिस्ट करता है इन विच, जहां पर अ नोन वॉल्यूम, कितना लेना है गैस एट अ नोन प्रेशर कैन बी बर्न, जो कितना वॉल्यूम का गैस है, कितना प्रेशर पे गैस है, वो यहां पर आपको दिखाई देगा। और यूनिफॉर्म तरीके से हर मिनट जो है कि उतना अमाउंट वो सेंड करता रहेगा। अराउंड द बर्नर देयर इज अ चिमनी और कंबशन चैम्बर भी बोलते हैं। मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये देखो इसके अराउंड में ये वाला पार्ट बोल सकते हो या फिर ये वाला पार्ट भी बोल सकते हो, छोटा सा। तो दो, ऑफकोर्स दो चिमनी दिख रही है, ठीक है। तो भाई आपको इसके चिमनी के अराउंड में दो दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं सर? एक कंबशन चैम्बर दिखाई देगा, या इसको हम चिमनी बोल सकते हैं, विच हैज अ कॉपर ट्यूबिंग कॉइल्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर है कि इसके अंदर, ये अंदर वाला पार्ट है जो कि इस तरह से कॉइलिंग की गई है, और ये बाहर वाला पार्ट है जो कि इस तरह से कॉइलिंग की गई है। बोला समझ में आया? पिक्चर क्लियर हो रहा है एकदम? थोड़ा सा आगे बढ़ते। वाटर इज पास्ड थ्रू द कॉइल एट अ कांस्टेंट रेट। पानी हम क्या करते हैं बच्चा, फ्लो करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, कि भाई इतने टाइम में इतना पानी फ्लो होना चाहिए। कहां से फ्लो करेगा सर? ये पानी ऊपर से फ्लो करेगा, ठीक है, नॉर्मल पानी आ रहा है। तो वाटर एंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द आउटर कॉइल। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आउटर कॉइल के ऊपर से क्या होता है बच्चा, पानी आ रहा है, मूव्स टू द बॉटम ऑफ द चिमनी एंड देन गोज अप थ्रू द इनर कॉइल टू एग्जिट एट द टॉप। मतलब सर यहां की बात हो रही है। अब ये यहां पर दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ा डाउट क्या होता है बच्चों को कि सर ये वाला जो कॉइल है, जरा ध्यान से देखना, ये जो कॉइल है, समझो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, यहां से पकड़ता हूं ऐसे। सर ये कॉइल और ये कॉइल का कनेक्शन है क्या इंटरनली? बिल्कुल कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है बच्चा। यही आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पानी आता है वो पहले आता है बच्चा आउटर में, आउटर में आने के बाद फिर वो इनर में जाता है। तो यही चीज तो यहां पर बोला गया है, ये चीज तो बोल रहा है कि भाई वाटर इज पास थ्रू द कॉइल एट द कांस्टेंट रेट, वाटर एंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द आउटर कॉइल, दिख रहा है, एंड मूव्स टू द बॉटम ऑफ द चिमनी, चिमनी के नीचे जाता है, एंड गोज अप थ्रू द इनर कॉइल टू एग्जिट द टॉप। तो मतलब भाई इस तरह से क्या होता है, जो कॉइल का जो टॉप है वहां पर पहुंच जाता है पानी। तो बेसिकली पानी यहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा, इस कॉइल को पार करते 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 नीचे आएगा, नीचे से फिर इस कॉइल के थ्रू ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब यहां तक पहुंच गया समझो पानी। अब समझ में आ रहा है? और यहीं पर क्या डाला है आपने, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर नंबर 2 डाला हुआ है, जो कि इस पानी का टेम्परेचर मेजर करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 थर्मामीटर्स आर फिक्स्ड एट आउटलेट एंड इनलेट पॉइंट। ऑफ कोर्स जो हमने देखा कि 2 थर्मामीटर हमको यहां पर प्लेस कर दिया गया है इनलेट और आउटलेट पॉइंट पे, एंड दे रिकॉर्ड एंड मेजर टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर मेजर करेंगे और हम लिखते जाएंगे भाई कब कब हमको चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस डाउन एंड अप मोमेंट थ्रू द कॉइल, जो ऊपर नीचे पानी जा रहा है, द फ्लोइंग वाटर टेक्स अवे पर्टिकुलरली होल ऑफ द हीट of the burner and any steam formed during combustion gets condensed as water which can be collected। तो मतलब इस प्रोसेस में जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको पानी ने क्या क्या कलेक्ट कर लिया। तो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर यहां पर हो गया, कि भाई हीट जो रिलीज हुई, हीट जो लॉस्ट हुआ वो इक्वल हो गया पानी जो एब्जॉर्ब किया। और इस प्रोसेस में अगर कोई हीट की वजह से पानी अगर मतलब वेपर बन गया और वेपर से वो पाइप के अंदर ही, कॉइल के अंदर ही अगर वो कंडेंस हो रहा है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक अलग बीकर में कलेक्ट कर ले रहे हैं। सही बात है। तो यहां पर ये पॉइंट देख लो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ down and up movement through the coil, the flowing water takes away practically, ठीक है, whole of the heat burner and any steam formed during combustion of course gets condensed as water which can be collected, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं भाई, जमा कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो whole assembly is enclosed in an insulated container। ये सब हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर करते हैं जिससे कि हीट लॉस न होने पाए, मतलब ठीक है। अब हम आते हैं वर्किंग की तरफ। सर वर्किंग में क्या बताना है? तो सिंपल है,
वर्किंग में आपको क्या समझना है कि भाई जो पानी का अमाउंट है, जरा ध्यान दो यहां पर, कंस्ट्रक्शन समझ गए तो वही आपको, क्योंकि वर्किंग में मोस्ट ऑफ आपको समझ में आ गया कि सर जो हीट अमाउंट रहेगा, तो फ्यूल का मास कितना है, फ्यूल हमने कितना लिया, अब यहां पर मास नहीं बोलेंगे, यहां पर हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो फ्यूल का वॉल्यूम कितना है सर, वी है, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, समझो एल। तो ये वीएल क्या हो गया मेरा, इतना हीट वो प्रोड्यूस करेगा, सही बात है। अब जो पानी है उसका मास क्या है, तो सर उसको समझो हमने डब्ल्यू ले लिया कि भाई डब्ल्यू हमारा मास ऑफ वाटर है, और साथ में टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, तो इनके मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे इतना जो है कि हीट एब्जॉर्ब किया पानी ने। तो ये दोनों क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे, कि जितना हीट प्रोड्यूस हुआ और जितना पानी ने एब्जॉर्ब किया, दोनों इक्वल होना चाहिए एज पर इनपुट इक्वल टू आउटपुट के हिसाब से। फिर इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा एल। और पानी का स्पेसिफिक जो लैटेंट हीट होता है, आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था 587 किलो कैलोरी, अगर आपको याद होगा, तो वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बच्चा, फाइनल आंसर निकालेंगे। मजा आने वाला है, देखते चलो, एकदम धमाका हो जाएगा मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं, वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो वर्किंग बहुत इजी लगेगा। तो सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड बर्निंग ऑफ गैसेस फ्यूल्स आर कंटिन्यूड एट कांस्टेंट रेट। मतलब यहां पर जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है, पानी का जो फ्लो है, और जो बर्निंग जो हम कर रहे हैं फ्यूल का, वो दोनों लगातार हो रहा है एक कांस्टेंट स्पीड पे, अबाउट 15 मिनट फॉर इनिशियल वार्मिंग अप पीरियड। मतलब स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम को गर्म करने के लिए हमने क्या किया बच्चा, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमने 15 मिनट क्या किया बच्चा, सिस्टम को ऑन करके रखा है। यहाँ पे लगातार हम गैस भेज रहे हैं और वहां से पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दोनों चीजें यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही हैं। द रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग एंड वाटर सर्कुलेशन आर कंट्रोल्ड सो दैट एग्जिट वाटर लीव्स द apparatus नियरली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि दोनों कंट्रोल वे में है, इसीलिए जो पानी निकलेगा बाहर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निकला, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहा है, बहुत ज्यादा आपको वेपर प्रेशर मिल रहा है, ऐसा नहीं है वहां पर, ठीक है। When the steady condition are established, जब कंडीशन एकदम कांस्टेंट होते हैं तब रीडिंग्स आर टेकन साइमल्टेनियसली। तब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं, T1 कितना है, T2 कितना है, सारी रीडिंग हम लेना स्टार्ट करते हैं। अब कुछ रीडिंग में हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या रीडिंग में लेते हैं बच्चा। देखो ये फिर से पॉइंट चालू हो रहा है आपका, कौन कौन सी रीडिंग हम मेजर करेंगे बेसिकली। तो पहला पॉइंट हम चेक करेंगे वॉल्यूम कितना गया गैस का, जो हमने फ्यूल लिया है उसका वॉल्यूम कितना है। मतलब मैंने बोला वी, आपको बोला था पीछे, तो ऑफ कोर्स इसको हम वी के रूप में दिखाएंगे। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना यूज हुआ है, जो हमने उस कॉइल में पास किया है वो कितना है, तो उसको ले लेंगे। स्टडी राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 कितना है वो हम देख लेंगे। और लास्ट में मास ऑफ वाटर कंडेंस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कितना पानी जो है कि गैस से लिक्विड बन चुका है, कंडेंस हो चुका है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि वो भी तो पानी कहीं ना कहीं हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो लिक्विड से गैस बना, फिर गैस से लिक्विड बना है, तो वो भी हम देखेंगे। तो मतलब ये पूरा होल स्टोरी है, 4 पॉइंटर्स जो है कि हमको देखना है। इन्हीं चारों को हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई कैलकुलेशन में हमको मालूम होना चाहिए V क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम हमने लिया है फ्यूल का वो V होता है। W होता है मास ऑफ कूलिंग वाटर यूज्ड इन टाइम, जो भी आपने पानी को कूलिंग करने के लिए जो समय लिया, दैट इज कितना मास है पानी का वो आप बता रहे हो। T होता है इनिशियल टेम्परेचर, जो इनलेट में था, पानी जो स्टार्टिंग में था, और टेम्परेचर T2 होगा हमारा जो आउटगोइंग वाटर था, जो कि पानी गर्म होने के बाद का सीन है। स्मॉल m है बच्चा मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इन टाइम T इन अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो नीचे हमको पानी जमा हुआ है उसका मास है स्मॉल m। और L है हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फ्यूल का एक कैलोरीफिक वैल्यू है जो कि हम उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है फ्यूल का फाइनली एट द एंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब हमको L की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो L कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस है, जो हमने आपको बोला था कि भाई हीट एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेटिंग वाटर कितना है, तो W इंटू T2 माइनस T1 है। और जो हीट प्रोड्यूस हुआ या हीट लॉस्ट हुआ जो, वो कितना था बाय कंबशन ऑफ फ्यूल, वो था बच्चा V इंटू एल। सबको समझ में आया, पीछे मैंने आपको ये बताया था, अभी यहां पर पीछे मैं बता रहा था आपको, ठीक है, यहां पर कि भाई V और L, V इंटू एल क्या है मेरा, ये है मेरा टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर कितना है सर, तो वो ये है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। जैसे कि प्रिंसिपल यही है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो उसी के बेसिस पर ये काम करने वाले हैं। तो जब ये उसी के बेसिस पे काम करेंगे तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब अज्यूमिंग नो हीट लॉस, क्योंकि हमने क्या यूज किया, हमने इंसुलेटर यूज किया है। हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट एब्जॉर्ब्ड, प्रोड्यूस मतलब लॉस्ट बोल सकते हो, मैंने वही प्रिंसिपल लिखा था, आर इक्वल, मतलब VL इक्वल टू W T2 माइनस T1। ऑफकोर्स हमने V को नीचे ले लिया, W T2 माइनस T1, ये L का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां पर आ गया हमारा कि भाई L की वैल्यू इतनी आएगी। L क्या था हमारा, हायर कैलोरीफिक वैल्यू थी, जो किसकी थी, फ्यूल की थी। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, बट हमको अभी कंडेंस वाला तो हमने लिया ही नहीं, कंडेंस भी तो हुआ है ना पानी,
ये तो हमने सिर्फ बोल लिया कि भाई जो पानी अंदर कॉइल के अंदर था उसकी बात हो रही है, उसके बेसिस पे हमने निकाला। लेकिन जो पानी वेपर बन गया, फिर उसके बाद उसको कंडेंस किया, नीचे हमने जमा कर लिया, उसका क्या? तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि मास ऑफ वाटर कंडेंस्ड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस, कि भाई 1 मीटर क्यूब अगर मैं गैस ले रहा हूं तो उसमें कितना पानी कंडेंस हुआ, तो हम बोलेंगे m किलोग्राम पानी क्या हुआ, कंडेंस हुआ है। तो हमने m अपॉन v ले लिया। सर v क्यों लिया? v इंडिकेट्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम के टर्म में। आया समझ में कि इतना मीटर क्यूब हमारा क्या हुआ बच्चा, पानी कंडेंस हुआ है, ठीक है। और लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होता है पर मीटर क्यूब वो कितना होता है, तो वो होता है 587 किलो कैलोरी। तो हमने क्या किया बच्चा कि जो यहां पर जो वैल्यू थे हमारा मास ऑफ वाटर कंडेंस्ड पर मीटर क्यूब, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि इसमें भाई हमारा जो लिक्विड है उससे गैस बना और गैस से फिर क्या बन गया बच्चा, वापस से लिक्विड बन गया। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका स्टेट चेंज होता है, और जब भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही बोलेंगे कि लैटेंट हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हुआ बल्कि उसके स्टेट्स को बदलने में यूज हुआ, और वो हीट कहीं ना कहीं हमने यूज किया हुआ है, क्योंकि जो फ्यूल से हीट निकला है भाई, टेम्परेचर तो जो बढ़ना था T2 - T1 तो हो गया, लेकिन जो टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बहुत सारा हीट कहां चला गया, स्टेट को बदलने में चला गया, कि भाई लिक्विड को गैस बनाने में चला गया, और गैस से बाद में ठंडा होकर क्या बन गया, लिक्विड बना। तो उसको भी तो हमको देखना पड़ेगा, जितना लिक्विड जमा हुआ है उतने लिक्विड ने एक्चुअल में गैस के रूप में अपने आप को बदल दिया था। तो हमको बोलना है कि भाई इतनी एनर्जी लगती है जब आप लिक्विड को क्या करते हो बच्चा, गैस बनाते हो, समझा, अज्यूम करो आप। अब लिक्विड कितना था, लिक्विड सर m था पर मीटर क्यूब के हिसाब से। तो हमारा जो ऑलरेडी दिया है कि m अपॉन v, ये ऑलरेडी दिया है कि इतना जो है कि बच्चा हमारा किलोग्राम के टर्म में हमारा आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, 587 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमको टोटल आंसर मिल जाए। तो हमको फाइनल आंसर मिलेगा LCV और NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू L माइनस L। सर मतलब L मतलब ये हायर वैल्यू जो थी यहाँ पर, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये टोटल आ गया था हमारा, इसमें से ये जो वैल्यू है अगर मैं माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो हमको जो आंसर मिलेगा बच्चा वो आंसर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फ्यूल की नेट कैलोरीफिक वैल्यू। बोलो समझ में आएगा, या फिर बोल सकते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगा, LCV जिसको हम बोलते हैं। और ये इंफॉर्मेशन होता है किसी भी लिक्विड या किसी भी गैस फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू वो निकालने का मेथड। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आएगा जनरली, आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, जो कि यहां तक आपको दिखाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। अब एक नया छोटा सा टॉपिक ऐड करता हूं मैं कि यार अभी तक हम पढ़ रहे थे अलग अलग मेथड कि यार एक्चुअल में इसको पता कैसे करते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में हमने देख लिया अलग अलग मेथोडोलॉजी की मदद से। अब हम बात करने वाले कि यार सॉलिड फ्यूल होता क्या है, सॉलिड फ्यूल के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है जरा वो समझते हैं। अगर मैं आपको पूछूंगा सॉलिड फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड फ्यूल, चलो बताओ, तो बहुत से लोग बोलेंगे सर कोल, सीधा डायरेक्ट एक आंसर आएगा कोल, कोल इज अ सॉलिड फ्यूल। बिल्कुल सही आंसर, कोल सॉलिड फ्यूल है, बट अलोंग विद दैट बहुत सारे और लोग होते हैं जो सॉलिड फ्यूल के रूप में काम करते हैं, बराबर। और सबसे बड़ी बात कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाले लोग भी होते हैं जो आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किए जाते हैं, नेचुरली भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सॉलिड फ्यूल के रूप में काम करते हैं। तो यहां पर हमें सॉलिड फ्यूल के बारे में जानना है। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है बच्चा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। सॉलिड फ्यूल के अंदर सॉलिड फ्यूल्स आर अवेलेबल इन नेचर, ये नेचर में अवेलेबल होते हैं। सॉलिड फ्यूल्स आर अवेलेबल इन नेचर, दैट इज प्राइमरी फ्यूल बोल सकते हैं, एंड आल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्यूल। तो प्राइमरी का मतलब कहीं ना कहीं नेचर से मिल रहा है, और सेकेंडरी में हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है। क्या क्या हो सकते हैं सर, तो इसमें हम लकड़ी ले सकते हैं जैसे आप जानते हो, फिर लकड़ी का कन्वर्जन बच्चा पीट के रूप में होता है, लिग्नाइट के रूप में होता है, फिर उसके बाद आपका कोल बनने लगता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। आर्टिफिशियल सॉलिड फ्यूल्स आर चारकोल, क्या क्या हो सकते हैं, तो यार चारकोल हो सकता है, कोक हो सकता है, ब्रिक्वेट्स हो सकता है, ठीक है। अदर इंडस्ट्रियल फ्यूल्स भी यूज होते हैं जैसे कि फॉसिल कोल हो गया, ठीक है, ऑयल शेल्स हो गए, फर्नेस स्लैग हो गया, पीट हो गया, बॉयलर स्लैग हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, ये सब बच्चा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये जनरली फ्यूल के रूप में हम इनको क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक लकड़ी जो है कि एंड में एकदम बढ़िया तरीके से एंथ्रासाइट कैसे बनती है, तो वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यार कोल इज अ कम्बस्टिबल सॉलिड फ्यूल। पहली बात, कोल जो होता है उसको बहुत अच्छे से हम उसको जला सकते हैं, वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड बाय एंड लार्ज ऑल द सॉलिड फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन नेचर फ्रॉम सेल्यूलोज, कहीं ना कहीं वो प्लांट से ही मिलता है। लिग्निन जो कि पॉलीमर होता है, कहीं ना कहीं प्रोटीन, रेजिन्स, फैट, इन सब से ही निकलता है। वैक्सेस, यही सबसे आपको क्या होता है बच्चा, सॉलिड फ्यूल की बोलते हैं ना जन्म हो रहा है, समझो एक तरह से। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोल इन लिग्नाइट टू एंथ्रासाइट, ये हुई एक लंबा प्रोसेस होता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जब आप बोलते हो ना कि कोई प्लांट या एनिमल जब बुरीड होते हैं इनसाइड द लैंड या फिर इनसाइड द अर्थ, तो भाई मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको प्रॉपर एंथ्रासाइट बनने में।
तो लिग्नाइट एक प्रोसेस है जहां पर प्लांट जो है कि बच्चा कन्वर्ट होगा आपका धीरे धीरे कोल के फॉर्म में, बट उस केस में बहुत कम एनर्जी रहेगी या बहुत कम फ्यूलिक नेचर रहेगा यहाँ पर। लेकिन जब वो एंथ्रासाइड बनता है तब उसी एंथ्रासाइड के अंदर मतलब वही सेम चीज आपका ज्यादा कार्बन लेके चलेगा, ज्यादा वहां पर फ्यूल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज समझना है कि यार ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसको हम बोलते हैं मेटाफॉर्मिज्म या प्रोग्रेसिव अल्टरनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा आपको देखना है इन नेचुरल सीरीज। आप आगे मैं दिखाऊंगा, एक सीरीज दिखाऊंगा आपको मैं। सीरीज कौन सा है सर? तो पहले कोल के बारे में समझते हैं। एक कोल का ही हम सीरीज देखने वाले। अ माइंड सैंपल ऑफ कोल कंटेन्स द कोल सब्सटेंस इंटरमिक्स्ड विद मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स सच एज कॉलिन, शेल, क्लोराइड, सल्फाइड्स। मतलब कोल के अंदर जब कोल हम निकालते हैं खुदाई करके, उसमें कई चीजें मिलती हैं। कॉलिन मिल जाता है, शेल मिल जाता है, शेल क्लोराइड बोलते हैं इसको, सल्फाइड मिलता है, ऐसी चीजें मिलती है। मेजर कंस्टिट्यूएंट जो पाया जाता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और किस प्रॉपर्टी ऑफ जो कोल होते हैं बच्चा डिपेंड्स अपॉन दिस कंस्टिट्यूएंट्स, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देयर आर 100 ऑफ वैरायटीज ऑफ कोल डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोल मिलेंगे। द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोल आर पीट, लिग्नाइट, देख लो यहां पर, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कोल माना जाता है। सबका कन्वर्जन एंथ्रासाइड में हो ऐसी चीजें देखी जाती है कि भाई एंथ्रासाइड होना चाहिए। द कन्वर्जन ऑफ वुड मतलब प्लांट का जो लकड़ी जो है बच्चा, उसका कन्वर्जन एट द एंड इनटू कोल कैसे होता है, किस प्रोसेस को फॉलो करके बनते हैं वो देखना है। तो आपको सर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज 4 ग्रेड या रैंक बोल सकते हैं। तो पहला लकड़ी है। लकड़ी का कन्वर्जन बच्चा पीट में होता है, मतलब बुरादा समझ सकते हो, लकड़ी का बुरादा समझ लो आप एक तरह से, और जो सड़ गया है धीरे धीरे मिट्टी जैसा दिखने लगा है उसको पीट बोलते हैं। फिर उसका कन्वर्जन बच्चा लिग्नाइट, जहां पर वो फ्यूल के रूप में तो हो चुका है या थोड़ा सा कोलिक नेचर तो दिख रहा है मुझे, कोल जैसा दिख रहा है, बट उतना ज्यादा फ्यूलिक नेचर नहीं है, उतना ज्यादा उसके अंदर फ्यूल का नेचर नहीं है या कोल का नेचर उतना ज्यादा नहीं है। फिर उसका कन्वर्जन होता है बच्चा बिटुमिनस के अंदर, और लास्ट में बनता है एंथ्रासाइड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन की मात्रा मिलती है या कोल का नेचर उसके अंदर दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस यहां से यहां होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, ये अंदर जो है कि फॉसिल फ्यूल जैसा जो कि बहुत टाइम में होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, और बाद में डिपेंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ पीट टू एंथ्रासाइड देयर इज इंक्रीज इन, जब पीट पैटर्न में होता है मतलब जब वो बुरादे फॉर्म में होता है लकड़ी की, और वहां से जब वो कोल के फॉर्म में बनता है, तब बच्चा उसके भी चेंजेस क्या होता है कि जब जब वो पीट फॉर्म में रहेगा तो उसके अंदर बहुत कम कम चीजें पाई जाएंगी। जैसे कि अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो क्या बढ़ जाता है, तो कार्बन का परसेंटेज बढ़ जाता है। कब? जब पीट से एंथ्रासाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है भाई, डेंसिटी बढ़ जाती है, देख रहे हैं आप लोग, लस्टर प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है, ब्लैक कलर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, डार्क ब्लैक हो जाता है एकदम कोयला। आप समझ रहे हो, पहले थोड़ा सा मडी टाइप में रहेगा, फिर धीरे धीरे कन्वर्जन होता होता एकदम डार्क ब्लैक बन जाता है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे समझना है। इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज हो जाता है? तो पहले जो था बच्चा वो मॉइस्चर जैसा था, उसके अंदर पानी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो चिपचिपा बोल सकते हैं, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि पानी उसके अंदर मिला हुआ है, मतलब वो सब चीजें क्या होती है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है। वोलाटाइल मैटर जो होते हैं जो आसानी से गैस बन जाए वो कम हो जाते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐश, ये सब कम होने लगता है, और ज्यादा जो है कि बच्चा कार्बन, कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ने लगती है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये चीजें यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ये सॉलिड फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन था जो आपको मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत है? ये जस्ट इंफॉर्मेशन था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है कि मैं सॉलिड फ्यूल में कोल का जो 4 पैटर्न है 2 मार्क में आ गया तो वो बताना है। तो आपको जनरली कोल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कोल के बारे में पूछेंगे, कहां से लिखेंगे? यहां से लिखना होगा। कोल 100 टाइप्स के कोल मिलते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। मेजर क्या कंपोनेंट होते हैं और किस तरह से वो प्रोसेस को फॉलो करता है, ये उसके बेसिक पैटर्न है। 4 ग्रेड को फॉलो करके वो एंड में एंथ्रासाइड बनाता है, और जब एंथ्रासाइड बनेगा तो क्या बढ़ता है क्या कम होता है वो आपको दिखाना एंड में। खत्म, 2 नंबर के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? अगली बार मिलेंगे बच्चा तो अब हम पढ़ेंगे कोल का एनालिसिस, मतलब कि जो कोल है उसको जब मैं तोड़ूंगा भाई तो उसके अंदर अलग अलग चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो हम कोल का एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इस चैनल को बच्चा आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।